बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे। उनमें से सबसे पहले जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, हम उसको स्टडी करेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। ठीक है, अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज़ वन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड नॉट इन एनी वे ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ जो है सॉल्यूशंस के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने ऐड किए होते हैं, या जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, उस पर डिपेंड करिए। सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करी कि उसकी नेचर क्या है, किस तरह का है वो। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है कि उसकी अमाउंट कितनी हमने ऐड की है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, या उसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं। तो ये उस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि मीन हमने कितनी अमाउंट किसी भी पार्टिकल्स की ऐड की है। जितनी अमाउंट हम ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ही उसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस जो है वो ज़्यादा आता जाएगा। ठीक है, द वेरियस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच वी शैल कंसिडर इन दिस चैप्टर आर, हमने जो जो पढ़नी है यहाँ पे। ठीक है, वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये सारी चार की चार प्रॉपर्टीज हमने स्टडी करनी है डिटेल में। ठीक है, व्हाइल स्टडिंग दीज प्रॉपर्टीज, एक मिनट से मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, व्हाइल स्टडिंग दीज प्रॉपर्टीज दिस सॉल्यूशन दिस solute taken is always non volatile non electrolyte। ठीक है, अब एक दफ़ा आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, लाजमी नहीं है कि आगे नेक्स्ट भी लिखा जाएगा कि जो सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं वो नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, वोलेटाइल को आपको पता है कि वो सब्सटेंस होता है जो कि जल्दी इवेपोरेट हो सकता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि सॉल्यूट वोलेटाइल नहीं होगा। और उसी तरह नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है कि वो वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर अपने आप वो अपने पार्टिकल्स को या अपने आप को आइंस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? वो आइंस में डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी उसकी कोई भी तरह की डीकम्पोजिशन नहीं हो रही, वो किसी तरह के रिएक्शन शो नहीं कर रहा, ये ना ही वो वेपोरेट हो रहा है। फर्दर इट इज अज्यूम दैट द सॉल्यूशन आर डाइल्यूट। हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसिडर करें। क्यों? हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में होता है, तो उसकी जो है ना इंट्रैक्शन जो है वो बहुत कम होती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ, जिनको हम समटाइम कह देते हैं कि अगर आइडियल बिहेवियर है तो कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होती सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की। ठीक है, दिस सॉल्यूशन आर डाइल्यूट। इट्स मीन दैट the interaction between the solute solvent particle are negligibly small and the solution behave ideally. Colligative properties have been extensively used in the determination of molar masses of dissolved substances which are non-volatile. इसकी मेन एप्लीकेशन हमारे पास क्या आती है कि इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम क्या कर सकते हैं, जो भी सोल्यूट हमने ऐड किया होता है उसका मोलर मैस जो है वो निकाल सकते हैं हम। तो हम ये देखेंगे, हम इस मोलर मैस को निकाल के भी देखेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और सारी प्रॉपर्टीज के थ्रू हम जो है मॉलिक्यूलर मैस की वैल्यू निकाल सकते हैं। वहां से हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन सा कंपोनेंट जो है वो ऐड किया होता है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो ओरिजिनल है वो उस लो हो जाता है जब हम उसके अंदर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर लें। ठीक है, जो रोड्स लॉ में आपने देखा था तकरीबन ये वही है कि जब हमारे पास क्या है, एक सॉल्वेंट है तो उसका प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर क्या होगा कि पी नॉट। अगर उसका सोल्यूशन बनाया हुआ है तो वो क्या हो जाता है, सोल्यूशन में उसका प्रेशर क्या है, P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सॉल्वेंट का हमेशा मोल वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर कोई भी सोल्यूट पार्टिकल नहीं है। इजीली सारे के सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एयर में आ सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके ऊपर कुछ सोल्यूट पार्टिकल रख दें, यानी सोल्यूट अंदर हमने ऐड किया हुआ है, तो क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को बाहर एस्केप आउट होने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी। अब डिफिकल्टी आएगी तो उसकी
जो वेपर प्रेशर भी क्या है, कम हो जाएगा, मीन कि वो इजीली एवेपोरेट नहीं हो सकेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर जो है वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है एज कम्पेयर टू हमारे पास क्या है कि ये जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उससे। ठीक है, हम ये देख रहे हैं lowering of vapor pressure of solvent. A pure solvent has a fixed value of vapor pressure at particular temperature. When a small quantity of non-volatile non-electrolyte solute is added to it, the vapor pressure of the solvent at the temperature is lower. कि solvent का जो है vapor pressure low हो जाता है. The lowering of vapor pressure can be readily understood in terms of Rolle's law. हमारे पास हम रोड्स लॉ की बेस पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. Let x1 and x2 are the mole fraction of solvent and solute, and p naught and p are the vapor pressure of pure solvent and the solution respectively. Then according to Rolle's law, ये पीछे हमने इक्वेशन देखी थी कि सॉल्यूशन में जो है वेपर प्रेशर हमने देखना है. तो अगर सॉल्वेंट का तो क्या है हमारे पास, वेपर प्रेशर इन सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन pure form multiply by mole fraction of the solvent. ठीक है, since x1 is always less than unity, hence the p is less than p naught. कि x1 हमारे पास क्या मोल फ्रैक्शन है, वो यूनिटी से लेस क्यों है. हमने पीछे देखा था कि x1 और x2 दोनों को कंबाइन करके हमारे पास क्या है, तो फिर हम वो यूनिटी आती है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को प्लस करते थे तो फिर हमारे पास यूनिटी आती थी. लेकिन अगर सिर्फ एक चीज का मोल फ्रैक्शन निकालना है हमने, x1 है, ठीक है, तो x1 क्या था, x1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2, तो इसका आंसर हमेशा 1 से लेस आएगा. तो इसलिए जब पॉइंट्स में वैल्यू को किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर भी जो है वो लेस 1 से लेस ही आ रहा है. इसलिए इसको यहाँ पे कह रहा है P इज लेस देन P नॉट. The vapor pressure of solution is less than that of pure solvent. Thus, the addition of a non-volatile solute to the solvent tends to lower the vapor pressure of the pure solvent. की pure solvent के vapor pressure को low कर देगा. Therefore, the lowering in the vapor pressure delta P is given as, क्या अगर हमने लो चेक करना है कि कितना वेपर प्रेशर लो हुआ है तो हम उसका डिफरेंस ले लेंगे. ठीक है, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी. अब आपको पता है कि पी नॉट ग्रेटर है और पी हमारे पास जो है वो लेस है, तो इसलिए हम इसका डिफरेंस ले रहे हैं हमारे पास कि डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी. और पी की वैल्यू हमने ऊपर वाले इक्वेशन से निकाल ली है. पी की वैल्यू क्या थी, पी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू x1. तो हम क्या कर सकते हैं कि पी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी. अब हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन के अंदर पी नॉट कॉमन है तो हम इसको कॉमन निकाल लेंगे. ठीक है, तो रह जाएगा हमारे पास डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 माइनस x1. आपको पता है हमने क्या किया था, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, तो हम वहां से x1 की वैल्यू भी निकाल सकते थे और x2 की वैल्यू भी निकाल सकते थे. तो अगर हम x2 की वैल्यू निकालें तो इसका क्या मतलब है, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, तो हम यहाँ पे 1 माइनस x1 की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं x2. तो डेल्टा p किसके इक्वल आ गया, डेल्टा p इज इक्वल टू p नॉट इंटू x2. दी अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कि अगर हम यहाँ डेल्टा p के नीचे ये जो पी नॉट को डिवाइड कर दें तो रिमेनिंग हमारे पास दूसरी साइड पे क्या रह जाएगा, x2 रह जाएगा. ठीक है, अब पी नॉट हमारे पास क्या था, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अगर हमने रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करना हो कि पी नॉट के लिहाज से कितनी चेंज आई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो इसलिए इसको हम ये जो पी नॉट जब मल्टीप्लाई हो रहा है हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये डिवाइड हो जाता है. ठीक है, तो ये डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2 आ जाएगा. या फिर अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन लिखना चाहें कि डेल्टा पी हमारे पास क्या था, पी नॉट माइनस पी, और इधर से ये जो डिवाइडेड बाय पी नॉट आ रहा है इज इक्वल टू x2 आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो पहले वाली इक्वेशन थी हमारे पास लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और अब हम इस क्वांटिटी को कह रहे हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, the quantity P naught minus P divided by P naught is known as,
relative lowering of vapor pressure and is independent of the nature of the solute. ये nature of solute पे नहीं depend कर रही है, उसके mole fraction पे depend कर रही है, ठीक है. It can be seen readily from the equation 7.7 that the relative lowering of vapor pressure is a colligative property as it depend on only the mole fraction of the solute. यानी उसकी amount पे depend कर रही है, कितने mole हैं इसके, उस पे depend कर रही है, ठीक है. Equation कैन ऑल्सो बी रिटन एज मोल फ्रैक्शन की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं कि x2 निकालना है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो हमने क्या कहा था n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 आ जाता है, ठीक है. वेयर n1 एंड n2 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रिस्पेक्टिवली. फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, कि अगर हमारे पास बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है, इसका मतलब है सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम है, तो डिनोमिनेटर में से ये जो n2 है ये इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन तो n1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन n2, तो हम क्या लिख सकते हैं कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जैसे डेल्टा p ओवर p नॉट, या इसको p नॉट माइनस p डिवाइडेड बाय p नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n2 ओवर n1. Equation 7.8 can be used to determine the molecular mass of the solute provided by vapor pressure of pure solvent and solution are known. कि अगर हमें vapor pressure of solute known हो और solution का known हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम molecular mass, जो molar mass जिसे हम कहते हैं, वो निकाल सकते हैं, ठीक है. अब हमारे पास आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है, कि मैस इन ग्राम या वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, जो सिंपल मोल की डेफिनेशन है. अब मोल ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास और मोल ऑफ सॉल्वेंट है. सॉल्यूट के लिए 2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सॉल्वेंट के लिए 1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. तो वही जनरल एक्सप्रेशन को हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के लिए लिख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हम अगर हमने मोलर मैस निकालना है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, कि n2 इज इक्वल टू w2 ओवर m2 एंड n1 इज इक्वल टू w1 एंड m1. तो अब हम यहाँ पे n2 और n1 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है. where w1 and w2 are the masses of the solvent and solute and m1 and m2 are their molecular masses respectively, ठीक है. तो अब हम क्या करें, n2 की वैल्यू को ऊपर रखेंगे तो w2 ओवर m2 आ जाएगा और n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आएगी. तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, ये हमारे पास w1 डिवाइडेड बाय m1. अब आपको पता है डिनोमिनेटर की भी डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है, तो वो क्या होती है, इन्वर्ट हो जाती है. तो ये क्या बन जाएगा, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाली टर्म एक साइड पे आ जाएगी और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, w2 डिवाइडेड बाय m2, ठीक है, डिनोमिनेटर में आ गया. अब दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, अब m1 ऊपर चला जाएगा और नीचे w1 रह जाएगा, ठीक है. तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, w2 इंटू m1 डिवाइडेड बाय w1 इंटू m2. अब हमने निकालना क्या है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना था, ठीक है. तो वो क्या था, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट m2 है. तो अगर हमने m2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, m2 के इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आएंगे और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वाली इक्वेशन जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर जाकर डिवाइड होना है उसने, तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. अब हमारे पास क्या है कि अब क्या ऊपर आ जाएगा, पी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट माइनस पी, रिलेटिव लोअरिंग वाली इक्वेशन इन्वर्ट होगी और साथ में रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, w2 डिवाइडेड बाय w1 मल्टीप्लाई बाय m1. अगर हमें ये सारी वैल्यूज मालूम है तो हम m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं. इफ ऑल द क्वांटिटीज ऑन द राइट हैंड साइड आर नोन, the m2 or the molecular mass of the solute can be easily calculated, ठीक है. तो हमें पता हो कि प्योर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, सोल्यूशन में वेपर प्रेशर कितना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं. अब अगर हमें मालूम है कि सॉल्वेंट कौन सा है तो उसका मैस कितनी है, ठीक है, और उसका वेट कितना है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसी तरह वेट मालूम कर लें तो हम मॉलिक्यूलर मैस भी निकाल सकते हैं. ये आपको न्यूमेरिकल नीचे दिए गए, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको पेपर में इस तरह के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं. फिर प्योर
का दिया हुआ है, सॉल्यूशंस का दिया हुआ है, मैथ ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मॉलर मैथ निकालना है, जैसे ऊपर इक्वेशन है हमारे पास, तो ये इक्वेशन पुट करो तो आप उसका क्या कर सकते हो, m2 की वैल्यू निकाल सकते हो। इसी तरह एक और न्यूमेरिकल दिया गया आपको कि वहाँ पे प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन निकालें, तो आप प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए भी इक्वेशन यही यूज़ करोगे, जस्ट उसको रीअरेंज करें और आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर कर सकते हैं ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है इसको। ठीक है, कि हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। The lowering of vapor pressure can be determined generally by two methods. First one is static method and second one is dynamic method. ठीक है, सबसे पहले हम static method देखते हैं। In this method, a differential manometer consisting of a U-tube containing a liquid of low volatility and low density, such as N-butyl phthalate or beta bromophenolphthalein is commonly used. कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये दो सॉल्वेंट्स आपको बताए गए हैं कि इनको यूज़ कर रहे होते हैं। One arm of the U-tube is attached to a bulb containing the solution and other to the pure solvent। कि हमारे पास क्या है, नीचे मैं आपको पहले फिगर दिखा देती हूँ कि ये दो बल्ब हैं, एक में सॉल्वेंट है एक में सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, और एक ट्यूब है जिसके अंदर ये जो दो सॉल्वेंट्स आपको बताए गए हैं कि इनको हमने ऐड किया हुआ है। अब ये दो जो सॉल्वेंट्स हैं हमारे पास, इनमें से एक हमारे पास क्या था, एन बुटाइल फिथलेट था और दूसरा हमारे पास क्या था, बीटा ब्रोमो नेफ्थलीन था। दोनों में से कोई एक ऐड किया हुआ है ये सेंटर वाली यू शेप ट्यूब के अंदर। ठीक है, एक साइड पे हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है और एक साइड पे बल्ब के अंदर जो है वो सॉल्यूट है हमारे पास। The tabs T1 and T2 are open and the air inside the apparatus is removed by connecting it to a vacuum pump. वैक्यूम पंप के एयर जितनी भी है हमने वैक्यूम पंप के थ्रू जो है वो निकाल दी है और T1 टैब और T2 टैब को ओपन कर दिया ताकि सॉल्वेंट के वेपर्स जो है इसके अंदर से पास आउट हो सकें और हमारे पास जो है सॉल्यूशन के भी जितने वेपर्स हैं वो जो है ना उसकी मैनोमीटर की रीडिंग्स को चेंज कर सकें। ठीक है, वहां से हमें पता चलेगा कि मैनोमीटर की रीडिंग्स के अंदर कितना चेंज आ रहा है। The difference in the level of liquid in the two limbs of the manometer is read with the help of a moving telescope। एक टेलीस्कोप लगाई हो जाती है, उसकी वजह से हम इसके लेवल को चेक कर लेते हैं। This gives the difference between the vapor pressure of pure solvent and the solution। कि हम यहाँ से वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें, एक जिस साइड पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का आपको पता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होता है, तो वो अब इस मैनोमीटर की रीडिंग्स को डाउनवर्ड, इस लिक्विड को डाउनवर्ड करेगा, तो इसकी वैल्यू जो है लेस यहाँ पे आ रही है कि इसका लेवल लेस है लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि इसने ज़्यादा प्रेशर से इसको दूसरी साइड पे कर रहा है और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर कम है इसलिए ये इसको इसके वेपर्स जो हैं वो मैनोमीटर की रीडिंग्स को नीचे नहीं लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से भी हमें पता चला है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन के। तो इसकी रीडिंग्स जो हैं वो हम चेक कर लेते हैं और वहाँ से हमें पता चल जाता है कि कितना डिफरेंस है हमारे पास सॉल्वेंट के और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डायनामिक मेथड। ठीक है, डायनामिक्स मेथड हैव बीन मोर एक्सटेंसिवली यूज्ड एंड इजियर टू हैंडल कि ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन दी ओस्टवर्ड एंड वॉल्कर्स मेथड। इस मेथड को हम ओस्टवर्ड एंड वॉल्कर ऑपरेटर्स या मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अ स्ट्रीम ऑफ ड्राई एयर इज फर्स्ट पास थ्रू दी अ सीरीज ऑफ बल्ब्स कंटेनिंग द सॉल्यूशन एंड देन थ्रू दी प्योर सॉल्वेंट। कि हमारे पास क्या है, 6 हमने बल्ब लगाए हुए हैं जिनमें से 3 को हमने कहा ए है और 3 जो है हमारे पास क्या है, बी है। तो ए के अंदर पहले क्या रखा जाता है, सॉल्यूशन,
और बी के अंदर क्या रखा जाता है, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट रखा जाता है। तो हम क्या करते हैं, प्योर ड्राई एयर को पास आउट करते हैं। अब एयर जब मूव करेगी एक बल्ब से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में मूव करेगी, तो वो सोल्यूशन के अंदर जो हमारे पास क्या होंगे, जो वेपर्स हैं उनको भी अपने साथ लेके जाएगी। ठीक है, आपको पता है सोल्यूशन में वेपर्स क्या होंगे, कम होंगे, लेकिन जैसे ही वो प्योर सॉल्वेंट में जाएगी तो वहां पे सॉल्वेंट के वेपर ज्यादा होने की वजह से एयर अपने साथ ज्यादा वेपर आगे लेके जाएगी। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ आनी चाहिए। ठीक है, एज इट पासिस थ्रू द सोल्यूशन इट बिकम्स सैचुरेटेड अप टू अ वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। जब ये सोल्यूशन में से पास आउट कर रही है, मीन ए में से पास आउट कर रही है, तो ये सैचुरेटेड हो जाएगी, मीन सोल्यूशन के वेपर्स इसके अंदर आएंगे, लेकिन कितने तक सैचुरेशन होगी कि जितने उसके अंदर सोल्यूशन के वेपर्स हैं उतने तक। ठीक है, the actual loss of vapors from the bulbs is obtained by weighing them before and after the air has been passed through them। कि हमें कैसे पता चलेगा कितने वेपर इसके अंदर से मूव होके नेक्स्ट वाले में चले गए। हम क्या करते हैं, पहले इसका वेट कर लेते हैं एयर को पास आउट करने से पहले। ठीक है, और उसके बाद जब एयर पास आउट हो जाती है तो उसके बाद जो है उसका वेट कर लेते हैं, तो वहां से भी हमें उसके डिफरेंस के बारे में पता चल जाएगा। The loss in the mass of solution is proportional to the vapor pressure of the solution। कि जितनी mass में कमी आई है वो उसके जो है वेपर प्रेशर के इक्वल है हमारे पास। The loss in mass of the solution यानी डेल्टा W1 is proportional to the vapor pressure of the solution। ठीक है, ये आपको इसकी डायग्राम दिखाई गई है कि पहले solution में से पास आउट होना है, फिर सॉल्वेंट में से पास होना है, फिर एक ट्यूब लगी हुई है जिसमें हम एब्जॉर्बेंट ऐड करते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, तो वो देख लेंगे कितने हमारे पास सॉल्वेंट कितना है या वेपर्स कितने हैं इसके अंदर। ठीक है, the air already saturated with the vapor pressure of solvent up to pressure P is next passed through the another series of bulbs previously weighted and containing the pure solvent। के अगर हमारे पास क्या है कि जो एयर आ रही है सोल्यूशन के अंदर से, उसने जितना भी सॉल्वेंट के वेपर्स थे उनको सैचुरेट कर लिया, उनको ले लिया अपने पास। ठीक है, अब वो पास आउट हो रही है, अब वो पास आउट हो रही है हमारे पास प्योर सॉल्वेंट के अंदर से, तो वहां पे भी हमने पहले प्योर सॉल्वेंट्स को जो है वे किया हुआ है, और बाद में भी हम वे कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी जब एयर पास आउट करेगी तो वो क्या करेगी कि सॉल्वेंट के जो वेपर्स हैं उनको अपने साथ लेके जाएगी। ठीक है, तो वो सैचुरेट हो रही है सॉल्वेंट के वेपर्स के साथ। Since the vapor pressure of pure solvent P naught is greater than P, air will further take up some more vapors from the pure solvent until it is further saturated up to the pressure P naught। कि जितने P naught के लिए प्रेशर था उतने ये वेपर्स को अपने साथ गेन कर लेगी। The bulbs are weighted again to obtain the loss in mass। कि अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, loss in mass निकाल लेंगे। ठीक है, वो किसके इक्वल है, W delta W2 which is required to saturate the air from the pressure P से लेके P नॉट तक आ रहा है हमारे पास। कि P तो उसने ऑलरेडी गेन किया हुआ था और P नॉट जो है हमारे पास ये अब जो उसने गेन किया और ये ज़्यादा है, और P हमारे पास क्या था, कम था, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि डेल्टा W2 is directly proportional to P naught minus P। Finally, the air is passed through a set of weighted U tubes containing an absorbent for these vapors of solvent। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है कि ये एक हमने एब्जॉर्बेंट रखा होता है जो कि इन वेपर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम उसका भी क्या है पहले वेट कर लेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद वेट कर लेंगे, वहां से भी हमें पता चलेगा कितने हमारे पास जो है वो वेपर्स एब्जॉर्ब हुए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमने क्या रखा होता है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज यूज इफ द वाटर इज सॉल्वेंट। अगर हम वाटर के वेपर्स को चेक कर रहे हैं तो वाटर को ऑब्जॉर्व करने के लिए हम जो है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यूज कर लेते हैं। The increase in the mass of U tube is determined, it gives the total loss delta W1 plus delta W2, ये हमें total loss बता देगा। This loss is mass in mass is the measure of vapors required to saturate the air into pressure P naught। Therefore
हम क्या कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि पी नॉट माइनस पी है, वो किसके इक्वल आ रहा था हमारे पास, डेल्टा W2 के, और पी नॉट किसके इक्वल आ रहा था, ठीक है, कि हमारे पास क्या टोटल किसके इक्वल आ जाता है कि पी नॉट जो है हमारे पास दोनों का सम कर लें हमारे पास, तो डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल है, W2 क्या था, लॉस इन द मास ऑफ सॉल्वेंट, या जिसका सम हम कहाँ पे कर रहे हैं, जो कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब के अंदर वेट में आ रहा है, तो गेन इन मास ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हुआ है सॉल्वेंट का, ठीक है। तो पहला स्टैटिक मेथड था, ये दूसरा हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास डायनामिक मेथड है, उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये फिर नीचे आपको न्यूमेरिकल्स दिया जा रहा है कि हमारे पास पी नॉट माइनस पी है, तो वो किसके इक्वल आता है और उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। पी नॉट माइनस पी क्या है हमारे पास, लॉस इन मास ऑफ प्योर वाटर है, पी हमारे पास के लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये किसके इक्वल है, आपको इक्वेशन में वैल्यू दी गई है, पी नॉट की वैल्यू है, पी की वैल्यू है, इसी तरह W2 की वैल्यू है, W1 की वैल्यू है, और M1 की वैल्यू दी हुई है, तो M2 निकालना है। तो सेम जैसे आपने पहले निकाला है पीछे, तो ये आपको सारा आना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो हैं आप लोगों को दिए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये तो था आज का लेक्चर, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और न्यूमेरिकल्स भी करने हैं साथ साथ, आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं।